जनसारथी न्यूज़ में आपका स्वागत है। खास मुलाकात कार्यक्रम में हम आज आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के मीडिया अध्यक्ष के मिश्रा से। मिश्रा जी, बहुत बहुत स्वागत है जनसारथी न्यूज़ में आपका। मिश्रा जी, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा, एक लंबा समय आपको कांग्रेस में हो चुका है, आज क्या देखते हैं आप? कांग्रेस किस जगह पर खड़ी हुई है, पूरे राष्ट्रीय स्तर की अगर बात करें या प्रदेश स्तर की बात करें? देखिए, कांग्रेस पार्टी मेरा जन्म है और मेरा अंत भी इसी पार्टी में होगा। समय, काल, परिस्थितियां ये हमेशा परिवर्तन करती रही हैं और परिवर्तन प्रकृति का नियम भी है। तो जो आज से 40 साल पहले था वो आज नहीं है, जो आज मौजूद है वो अगले 20 सालों बाद मौजूद नहीं रहेगा। तो पीढ़ियों के परिवर्तन के साथ राजनीतिक दिशाएं भी परिवर्तित होती हैं, दिशाएं दशाएं दोनों। वो एक प्रकृति के साथ अपना पद मिलाते हुए चल रही हैं। उस पग से प्रकृति भी चल रही है, उन्हीं पगों से राजनीति भी चल रही है। डिटोरिएशन सभी पार्टियों में है। बिल्कुल। जो पार्टी या जो संगठन विचारों के प्रति प्रतिबद्ध होते थे, मौजूदा दौर में राजनीति से जुड़े नेता दुरुपयोग के भी शिकार हो रहे हैं। बट दुख इस बात का है कि राजनीतिक पार्टियों की सरकारें आती जाती रहेंगी। जो हमारे मानद मूल्य हैं, जो संविधान से जुड़े हो सकते हैं, जो विचारधाराओं से जुड़े हो सकते हैं, जो जनता के बीच हमारे कैरेक्टर को प्रदर्शित करते हैं, वो खंडित नहीं होने चाहिए जो अभी हो रहे हैं। मिश्रा जी, आपने राजनीतिक मूल्यों की बात की, वाकई ये एक बड़ा गंभीर विषय भी है। आज जिस तरह की राजनीति पूरे राष्ट्रीय स्तर पर देश में देखी जा रही है, आपको क्या लगता है कहीं ना कहीं अवमूल्यन हुआ है राजनीति का? जो अवमूल्यन हमारी सोच का हुआ है। क्यों हुआ वो? क्यों इसलिए हुआ कि मैं जिस सीढ़ी से चढ़ा हूं, मैं उस सीढ़ी को ऊपर खींच लेता हूं ताकि उस पथ पर उन सीढ़ियों से दूसरा व्यक्ति न चल सके या चढ़ सके। इन परिस्थितियों का हमें सामना करना क्यों पड़ा, ये गहन विषय है, ये राष्ट्रव्यापी विषय है। बिल्कुल। क्योंकि संवैधानिक संस्थाओं को हम लोगों ने अपने स्वार्थों के तय अपनी पार्टी का अनुषंगी संगठन बना लिया है। चाहे वो ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो। ये आर्थिक अपराधियों को दंडित करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने बिल्कुल पवित्र उद्देश्यों को लेकर इन संगठनों को बनाया था। मौजूदा सरकारें इनका उपयोग अपने राजनीतिक वैचारिक शत्रुओं का या कहीं दुरुपयोग कर रही हैं। इसमें भी कोई संदेह नहीं है कि जो विचारों के प्रति प्रतिबद्ध है वो व्यक्ति इस संघर्ष के दौर में सामना करेगा। जो विचारधारा के साथ में हिम्मत से जनता के लिए, संविधान की रक्षा के लिए राजनीति करने के लिए आया है कि मैं उस दुखी व्यक्ति की आवाज बनूं जो राजनेताओं को निहारता है बड़ी श्रद्धा से, वो इस संघर्षशील दौर में भी अपनी पार्टी के साथ रहेगा। एक लंबे राजनीतिक जीवन में कई गलतियां हुई होंगी, मुझसे भी होती हैं, बिल्कुल स्वाभाविक। मगर सरकारें अब उन गलतियों का जो दबाने का उपयोग कर रही हैं इन संवैधानिक संस्थाओं से, हैरिस कर रही हैं कि आप हमारी पार्टी में आ जाइए, आप पर इतने केस हैं, हम आपको गंगा से नहला देंगे, उसके बाद आपको किसी एक साबुन की जरूरत नहीं पड़ेगी। जुमला चल गया वॉशिंग मशीन बीजेपी की। यानी भारतीय जनता पार्टी यदि मैंने 100 अपराध करने के बाद ज्वाइन कर ली तो मैं धर्मगुरु बन जाऊंगा। बिल्कुल। तो ये दौर जो भी चल रहा है ये हमारे संवैधानिक मर्यादाओं के खिलाफ है, राजनीतिक विचारधाराओं को भी नष्ट कर रहा है, राजनेताओं के प्रति जो देश में सम्मान था उसको भी खत्म कर रहा है। बिल्कुल। ये नहीं होना चाहिए। हम सरकार बना लेंगे, सरकार बचा लेंगे, मगर लोकतंत्र यदि खत्म हो गया, हमारा संविधान खत्म हो गया, तो ना राजनीतिक दल रहेगा ना देश रहेगा। बिल्कुल। मिश्रा जी, जिस तरह से कांग्रेस वर्तमान संघर्ष के दौर से गुजर रही है, इसे स्वीकार किया जाना चाहिए। मैं खुद स्वीकार कर रहा हूं। मैंने 1977 का दौर भी देखा जब मैं स्टूडेंट लीडर था। बिल्कुल। हमने तब भी देखा। आपको क्या लगता है ये ऐसी परिस्थितियां ऐसी स्थितियां क्यों कांग्रेस के सामने बनी है? इसके पीछे क्या कोई खास कमी रही या तवज्जो नहीं किसी चीज को मिल पाई, जो कार्यकर्ता है उसको मोटिवेट नहीं कर पाए? व्यक्तिगत तौर पर मैं उस पीढ़ी का वर्कर हूं जिसने हर दौर देखे हैं। प्रकृति में भी एक वर्ष में पतझड़ का मौसम आता है। बिल्कुल। उसके बाद फिर उस वृक्ष में जो खिल चुका होता है उसमें नई पत्तियां आती हैं, वो पत्तियां बड़ी होती हैं,
वो वृक्ष वट वृक्ष के रूप में हमें छाया देता है, प्रदूषण दूर करता है, बिल्कुल। ऑक्सीजन देता है। तो ये प्रकृति का नियम है। यह जरूरी नहीं है कि कांग्रेस पार्टी हमेशा सत्ता के साकेत में ही घूमे। हमें भी भाई डॉक्टर जब थर्मामीटर लगाता है तो बुखार कितना है वो मालूम पड़ता है। बिल्कुल। तो ये दौर हमारी वास्तविक पूंजी कौन सी है, उस थर्मामीटर का है। जो रणछोड़ दास हैं वो रण से भाग जाएंगे। बिल्कुल। जो कांग्रेस की मूल पूंजी है वो कांग्रेस में रहेगी और वो फिर नई पहुंच पैदा करेगी। हताश, निराश और भय, इन चीजों का राजनीति में स्थान नहीं होना चाहिए। और जो दमखम से राजनीति करना चाहते हैं मूल्यों को लेकर, वो इससे कभी भयभीत नहीं होते हैं। विषय आपको क्या लगता है इस वक्त जो अति महत्वाकांक्षी लोग हैं वो क्या कांग्रेस से दूर होते जा रहे हैं, छिटकते जा रहे हैं? उनको लगता है कि शायद कांग्रेस के साथ रहेंगे तो हमारी जो एक्सपेक्टेशंस हैं ये कांग्रेस पार्टी दो तरह से है। एक वो कांग्रेस का कार्यकर्ता जिसको पार्टी की जरूरत है जी। दूसरा वो व्यक्ति है जिसको पार्टी की जरूरत है। बिल्कुल। तो जो लोग कांग्रेस को 3 और 5 स्टार होटल समझकर आते हैं कमाने के लिए, वो बुजदिल माँ की कोख से पैदा होते हैं। मैं बड़ा तीखा शब्द बोल रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। और उन्हें बुरा लगे तो मुझे कोई संकोच नहीं है। नहीं, उन तक मैसेज पहुंचना नहीं, उन तक मैसेज जाए। बिल्कुल। मैं जब दूसरों को बोल सकता हूँ, बीजेपी संघ को बोल सकता हूँ, तो हमारे रणछोड़ दासों को बोलने मुझे किसी से भय नहीं। तो वो लोग यदि जाते हैं वो हमारे लिए गर्व का विषय है, क्योंकि वो धंधा करने आए थे, वो कांग्रेस से लेने आए थे। अब वो क्रीम बचेगा जो कांग्रेस को देता आया रहा है। और वर्कर कभी भी, मैंने 77 के दौर भी देखा है, वर्कर ने कभी कांग्रेस को धोखा नहीं दिया है। ये नेता किस्म के जो सो कॉल्ड लोग होते हैं, जो कमाई करने आते हैं, वो भागते हैं। और वो भागे, मैं तो खुशी मनाता हूँ जिस दिन मैं अखबार में पढ़ता हूँ कि ये पाप टला, तो मैं बड़ा गर्व, मैं ईश्वर को थैंक्स देता हूँ कि हमारे पर भार थे, हम पर भागे हैं। मैं तो उन्हें और रिक्शे के पैसे भी दूंगा कि वो चले जाएं। एक रिमर आपके लिए भी उड़ा था कुछ दिनों पहले कि आप शायद कांग्रेस से पृथक होने की इच्छा रखते हैं या... दरअसल हमारे मीडिया विभाग की पहली बैठक थी जी। हमारे युवा अध्यक्ष जीतू पटवारी जी अध्यक्ष बने, और जब बने थे तो मेरी पहली उनसे फोन पर जब बात हुई, जिस दिन बने 16 दिसंबर को, उसी दिन, तो वो मुझे भी बड़ा सम्मान करते हैं, मेरे परिवार के, उनके पूज्य पिताजी मेरे दोस्त हैं। तो उन्होंने कहा चाचा मेरे लिए क्या कर सकते हैं आप, अब बताएं। मैंने कहा जीतू भाई, मैं आपके लिए सबसे पहले अपने पद से इस्तीफा दूंगा ताकि आपकी चॉइस का नौजवान संघर्षशील आप अपनी टीम में शामिल करें। मुझे 18 साल हो गए हैं। तो मैंने उस दिन अपनी मीटिंग में कहा था कि अब मैं मीडिया से हटकर अपने पार्टी और जीतू पटवारी जी के लिए पूरी ताकत लगाऊंगा। मैं फिर कह रहा हूं आपसे कि जीतू पटवारी जी हमारे अध्यक्ष हैं। वो कह देंगे कि प्रदेश कांग्रेस दफ्तर में झाड़ू पोछा करना तो वो भी करूंगा, क्योंकि कांग्रेस मेरी अस्मिता है, कांग्रेस मेरी निष्ठा है, कांग्रेस मेरा सम्मान है। मैं उस सम्मान को धोखा नहीं दे सकता। मैं रणछोड़ दास नहीं हूँ, बार बार कह रहा हूँ। तो मैंने ये कहा था कि मुझे मीडिया विभाग से आप मुक्त कर दीजिए, ताकि मेरी टीम में बहुत अच्छे और योग्य नौजवान हैं जिन्होंने हमारे साथ खूब संघर्ष किया है, तो उनको मौका मिले। हमारे कुछ मित्रों ने कह दिया मैं कांग्रेस से जा रहा हूँ। कांग्रेस मेरी आखिरी सांस भी तिरंगे में लपट के ही जाएगी। और बड़ी बात कह रहा हूँ कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी जी छोड़ सकते हैं, के मिश्रा कांग्रेस नहीं छोड़ेगा। ये बड़ी बात, बिल्कुल सही। मिश्रा जी, जिस तरह से राहुल गांधी यात्रा पर निकले, भारत जोड़ो न्याय यात्रा जी, इसका एक तो उद्देश्य सभी को पता ही है लगभग, लेकिन आपको क्या लगता है कि इस यात्रा से कितना राजनीतिक फायदा कांग्रेस को मिलने की संभावना है? खासकर मैं मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में आपसे जानना चाहूंगा। देखिए, क्या मैं व्यक्तिगत तौर पर कह रहा हूं कि हर यात्रा को राजनीतिक चश्मों से देखना मुनासिब नहीं है। नहीं, लेकिन अगर राजनीतिक, मेरा निवेदन सुनिएगा, भारत जोड़ो यह हिंदुस्तान की सरजमी से मोहब्बत करने वाला हर व्यक्ति चाहता है कि जब देश टूट जाएगा तो राजनीतिक दल का अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा जी। जो पड़ोसी मुल्क की हालत है, हम भी उसी में शामिल हो जाएंगे। जो मौजूदा दौर में जिससे आपने शुरुआत की थी, हमारे संविधान को रौंदा जा रहा है अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए, संवैधानिक संस्थाओं का मखौल उड़ाया जा रहा है, न्याय की भीख मांगने पर भी अन्याय करने वाले सत्ता के संरक्षण में उस पीड़ित व्यक्ति के साथ न्याय नहीं होने दे रहे हैं, पूंजीपति न्याय को खरीद रहा है, गरीब व्यक्ति को न्याय नहीं मिल रहा है जी। यह स्थितियां यदि इस देश में निर्मित होंगी तो राहुल जी ने एक सच्चे भारतीय और बलिदानी परिवार के रूप में भारत को जोड़ने की बात की है और न्याय की गुहार की है।
यह हर व्यक्ति चाहता है कि देश मजबूत रहे, लोगों को न्याय मिले, मगर जिस विचारधारा को अपने प्रारब्ध से ही जोड़ो शब्द से नफरत है, क्योंकि उन्होंने तोड़ो शब्द का अपने राजनीतिक जीवन में ईजाद कर सरकारें बना ली हैं, और जो अन्याय के पर्याय हो चुके हैं उनको यह शब्द अखर रहा है। इस यात्रा का मेरी निगाह में कोई राजनीतिक औचित्य नहीं है, ये सिर्फ आम जन की मन की पीड़ा है जिसे लेकर राहुल गांधी जी सड़कों पर निकले हैं। और सॉरी टू से, सरकार के दबाव में मीडिया घराने, मीडिया को नहीं कह रहा हूं मैं, घराने शब्द उपयोग कर रहा हूं, मीडिया घराने कितना भी इस यात्रा को दबाने की कोशिश करें, मगर देश का हर व्यक्ति इंटरनेट के माध्यम से बिल्कुल उसका एंजॉय कर रहा है कि राहुल गांधी उस परिवार का है जिसके जिंदगी में कोई कमी नहीं है, वो सड़क के लिए भटक रहा है। तो ईवीएम से चुनाव जीते जा सकते हैं, हमारे नेताओं की आस्थाओं में प्रधानमंत्री जी या भाजपा या उनकी विचारधारा कमी नहीं ला पाएगी। ये जितना अत्याचार करेंगे, जितना दमन करेंगे, आप किसी भी चीज को, प्रकृति का नियम है, जितनी जोर से दबाओगे उतना ही ब्लास्ट करेगी। जीतेगा प्रजातंत्र, मुझे यकीन है, जीतेगा लोकतंत्र, जीतेगी सच्चाई। लेकिन बीजेपी कहती है कि भारत जोड़ो जो शब्द इस्तेमाल किया जा रहा है, जब भारत टूटा ही नहीं है, कहीं बिखरा ही नहीं है, कुछ इस तरह की बात ही नहीं है, तो फिर उसको भारत जोड़ो शब्द का किस तरह से प्रासंगिक नहीं लगता है? भारत नहीं टूटा है तो बीजेपी बता दे कि तो उनका तो कहना है कांग्रेस की नजर में टूटा हो सकता है, लेकिन आज तो भारत पूरा एक है। वो इसलिए वो सही और ज्यादा मजबूत किया है उन्होंने। बीजेपी सही कह रही है कि कांग्रेस की नजर में टूटा, जब भी तो हमारे नेता भारत जोड़ने के लिए निकले हैं। अब तोड़ने वाला खुद तो नहीं करेगा कि हम तोड़ रहे हैं इसलिए कांग्रेस निकली है। अपने यदि इनमें इंसानियत हो, यदि ईश्वर के प्रति इनका ईश्वर सिर्फ सरकार बनाने के लिए और चंदा खाने के लिए है जी, उस ईश्वर पर यदि आस्था रखकर रात को कभी मनन करते होंगे तो ये दो चीज सोचते हैं कि हमारा नकली सिक्का 100 रुपए में चल रहा है और देश की जनता बहुत मूर्ख है, हम उसे अपनी उंगली पर नचा रहे हैं। बहुत कड़वा सच है। जनता को बुरा लगे तो मुझे कोई गुरेज नहीं, कोई चुनाव नहीं लड़ना। ये उसको एंजॉय कर रहे हैं, उस फरेब को, उस झूठ को, उस अन्याय को। मगर हर परिस्थितियों में देश में न्याय की ही जीत होती है। आप देख लीजिए, चंडीगढ़ इसका एक उदाहरण है। चंडीगढ़ मेयर का चुनाव बिल्कुल अंततगत्वा सच छुप नहीं पाया, सामने आ गया। बिल्कुल। और महत्वपूर्ण ये है कि डकैत तो थे ही, वो जेब कटी में भी पकड़ा गए। ये संदेश चंडीगढ़ में मेयर के चुनाव सामने आया है। आपके प्रश्न से एक दूसरा प्रश्न मेरे जहन में आ गया। राम मंदिर जो निर्माण हुआ उसमें कांग्रेस को इनवाइट किया गया था, बुलाया गया था, लेकिन कांग्रेस की तरफ से मना कर दिया गया क्योंकि उसको ये कहा गया कि बीजेपी का इवेंट है। तो आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं जो हमारे धर्मावलंबी हैं, जो कांग्रेस से भी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस को मानते हैं, उनको कहीं ना कहीं आहत? देखिएगा, मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, हिंदू ने, मुस्लिम ने, सभी क्योंकि जो भारत की सरजमी पर मुस्लिम रहता है, जिसने गांधी को चुना है 14 अगस्त 1947 की रात को, बिल्कुल, उसने जिन्ना को अपना नेता नहीं माना, तो पाकिस्तान चले जाता बंटवारे के टाइम। तो बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के सदर ने भी उसका स्वागत किया था। और अभी भी कहा उन्होंने, मंदिर बनने के बाद विश्व हिंदू परिषद को भी कहा था। विश्व हिंदू परिषद को तो राजीव गांधी जी ने जब मंदिर का ताला खोला था, आपको ख्याल होगा, तभी राजीव गांधी जी ने कहा था कि विश्व हिंदू परिषद इसका प्राण प्रतिष्ठा कर सकती है। जी, आपको याद है, आप भी हिंदू हैं। अब आप मुझे ये बताइएगा कि हमारे सनातन धर्म में सबसे बड़े सर्वोच्च शिखर पर शंकराचार्य जी होते हैं या नरेंद्र मोदी और अमित शाह? आप बताइए। ये मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ, आपने मुझसे इतने प्रश्न पूछे, मेरा उत्तर दीजिए। अब आप किसे मानते हैं बतौर हिंदू? कहा तो यही जाता है शंकराचार्य जी टॉप मोस्ट। तो जब शंकराचार्य जी उस प्राण प्रतिष्ठा को अशुभ मुहूर्त बताते हुए आग्रह कर रहे हैं कि मास अपवित्र मास है वो, उसमें प्राण प्रतिष्ठा नहीं होगी, शुभ नहीं है, शुभ नहीं है, अशुभ है। अब यदि ये राम भक्त होते, भाई 8,000 करोड़ रुपए, मेरे पास वो क्लिपिंग है, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी जब विश्व हिंदू परिषद के ये दौरे कर रहे थे, अशोक सिंघल साहब बिल्कुल अध्यक्ष थे,
तब इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर कहा था कि 8,000 करोड़ रुपए विश्व हिंदू परिषद को हमारे हिंदू भाइयों ने और कई ईंटें विश्व हिंदू परिषद को सौंपी है। तो आपकी भी जिज्ञासा है, मेरी भी पूज्य माता जी ने, मेरी हैसियत 1100 रुपयों की थी, मैंने भी दिए हैं, तो एक पैसा भी यदि मैंने ईमानदारी का दिया तो मुझे पूछने का हक है। मैं आपके माध्यम से पूछ रहा हूँ कि वो 8,000 करोड़ रुपए कहाँ गया, 30 सालों में किस बैंक में, किस प्रांत में, बिल्कुल ब्याज के बाद वो पैसा गया, आज तक कोई नहीं बोल रहा है। ऐसी अफीम इन्होंने नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने धर्म के नाम की जनता को सुंघा दिए कि जनता मस्त है। तो अशुभ मुहूर्त में यदि हम राम की प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं और अब रामनवमी को कर लेते हैं, मगर अभी 12 तारीख को नोटिफिकेशन हो रहा है चुनाव आयोग का, तो राजनीतिक फायदा नहीं मिलता। तो जिन्होंने सैनिकों को मरवा कर चुनाव जीता हो पुलवामा में, अब राम मंदिर के नाम पर चुनाव जीतने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। यदि आपने देश को आत्मनिर्भर बना दिया है, आप विश्व गुरु बन चुके हैं, तो आपको यह झंझावात करने की जरूरत क्या है? नहीं तो यहाँ एक स्वाभाविक सा नहीं लगता कि राजनीतिक दल, आप मेरा सुनिएगा ना, जो आपने पूछा था कि कांग्रेस ने मंदिर में क्यों नहीं गई, वो पूरा इवेंट प्राण प्रतिष्ठा नहीं थी। प्राण प्रतिष्ठा में अभी भी यूं नहीं कहूंगा कि वो अशुभ मुहूर्त में हुई थी, मैं भी ब्राह्मण हूं, यानी यहां तक अंधभक्त, चंदा खाने वाले इनके समर्थक, शंकराचार्य जी जैसे हमारे शीर्ष नेतृत्व पर उंगलियां उठाकर सोशल मीडिया पर उन्हें गालियां लिख रहे हैं। मैं तो कहता हूं कि आपका और मेरा भी जमीर, आपका और मेरा, फिर कह रहा हूं, जमीर क्यों नहीं डोला कि हमने शंकराचार्य जी के लिए अपशब्द कहने वालों को दंडित करने की मांग की, क्योंकि ये देश में भय का वातावरण है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह के खिलाफ बोलना, इन्हें यमराज को बुलाना, बिल्कुल मैं इनको यमराज नहीं मानता हूँ, गलत वो भी दूर कर लें, आपके माध्यम से कह रहा हूँ। मैं उनके लिए मैं यमराज हो सकता हूँ, मेरे लिए यमराज नहीं, मौत एक दिन आती है। मगर आतंक के साए में आप धर्म को भी रौंद रहे हो। इतनी एक छोटी सी बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि हम हिंदू हैं, आप भी हिंदू हैं, जब हम आरती करते हैं तो हमारे आपके परिवार में यदि काम करने वाले सर्वेंट भी क्यों ना हो तो कोई अंतर नहीं होता है। जब आरती होती है सबको तो थालियां उनको भी देते हैं। प्रधानमंत्री जी के पास राष्ट्रपति जी को तो बुलाया नहीं था, क्योंकि शेयर हो जाता प्रचारवादी दृष्टिकोण। राज्यपाल आनंदीबेन उनके पास खड़ी हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी खड़े हुए हैं, हिंदुओं के सोकाल्ड गौरव मोहन भागवत जी खड़े हैं। थाली खुद राम जी के आगे घुमाते रहे, इनको थाली टच नहीं करने दी कि इनको पुण्य ना मिल जाए राम जी का, क्योंकि वो इवेंट था सिर्फ मोदी। मतलब आपको लगता है पूरा राजनीतिक इवेंट था, इसलिए और दूसरा बता रहा हूं आपको कि जब भगवान के सामने दंडवत होकर उन्होंने एक फोटो और खिंचवाना बच गया था, तो आरती की थाली को धक्का दे रहे हैं, साष्टांग दंडवत कर रहे थे, साष्टांग नहीं, थाली को हटा रहे थे कि फोटो मुंह मेरे बाधा बन रही है। तो जिस कार्यक्रम का दृष्टिकोण ही सिर्फ स्वयंभू प्रचार था, जिस कार्यक्रम का इवेंट भाजपा की सरकार बने इसलिए था, जिस कार्यक्रम का इवेंट हमारे धर्म गुरुओं को अपमानित करने का था, जिस कार्यक्रम को अशुभ मुहूर्त से किया जा रहा था और वो सिर्फ भाजपा के लोगों को समर्पित था या उनके चमचों को, जो उनकी विचारधारा को, आप बहुत अच्छा कुर्ता पहने, आप बहुत अच्छी जैकेट पहने, साहब आप तो बहुत अच्छे लगते हैं, उनको बुलाया गया। कांग्रेस उस अपराध में क्यों शामिल हो? धर्म का कार्यक्रम, मेरे पास तो हमारे दिल्ली के एक पूर्व मुख्यमंत्री जी के बेटे भी भोपाल में एक शादी में आए थे। सोनिया गांधी जी ने कौन सी साड़ी पहनी जाए वो तक तय कर लिया था कि मैं जाऊंगी, और हम क्यों नहीं जाते? सोनिया गांधी जी के पति ने उस मंदिर का ताला खोला था, बिल्कुल। राहुल गांधी जी के पिताजी ने उसका ताला खोला था, ये थे कहां जब? तो क्या ये मान लिया जाए कि अगर ये समय अगर कोई दूसरा होता तो कांग्रेस जरूर शामिल होती? कांग्रेस के 100% शामिल होती। राम जी इनके हैं क्या? सबके हैं। राम जी के पिताजी का नाम दशरथ जी है, नरेंद्र मोदी नहीं है। बिल्कुल। इन्होंने तो उनको हाइपोथिकेट कर दिया और दावा कहा था कि मंदिर वहीं बनाएंगे, कसम राम की खाते हैं। 3 किलोमीटर दूर उस जगह से क्यों? जहां आपने जिस ढांचे को ध्वस्त किया, जहां रामलला बैठे थे, आपको वहां बनाना था। जन्म स्थल तो वो है उनका, बिल्कुल। उनको भी 3 किलोमीटर दूर ना आप छोड़ दिया। ये बड़ा नारा चला था उस वक्त, ये मंदिर वहीं बनाएंगे। तो आप मंदिर नहीं बना रहे हो, आप व्यापार कर रहे हो, राजनीतिक व्यापार कर रहे हो, आर्थिक व्यापार कर रहे हो, और उसमें बहुत भ्रष्टाचार हुआ है। अब कहां से उठा लाए? वो चंपत राय, उन पर जमीन घोटाले कर FIR कराई आपके सांसद संजय सिंह ने, क्यों नहीं उसकी जांच हुई? कौन है चंपत राय? नृपेंद्र मिश्रा को आपने ट्रस्टी बना दिया। नृपेंद्र मिश्रा वो हैं जो मुलायम सिंह सरकार में होम सेक्रेटरी थे,
और उन्होंने वहां इन पर गोलियां चलवाई हैं। नपेंद्र मिश्रा के आदेश से गोलियां चली। आरोप तो समाजवादी पार्टी पर लगता है, मुलायम सिंह जी पे। गोली चल होम सेक्रेटरी कौन था? आपका ट्रांसफर होगा, मेरा ट्रांसफर होगा सरकारी सेवा में, तो वो चीफ मिनिस्टर नहीं करता है, चीफ सेक्रेटरी करता है। बिल्कुल। तो जिसने गोलियां चलवाई, मुलायम सिंह जी को आरोप लगा रहे हो, गोलियां चलाने वाला आपके मंदिर निर्माण के ट्रस्ट का है। ये चरित्र है आपका। यानी ये साबित कर रहे हैं बार बार कि हिंदुस्तान की जनता मूर्ख है और हमारा खोटा सिक्का सोने का बनकर चल रहा है। हाल फिलहाल चल रहा है। हाल फिलहाल वो सिक्का ऐसा जाएगा कि चमड़े का भी नहीं रहेगा। मोहम्मद तुगलक से हालत बेकार हो जाएगी इन लोगों की। अब बात ये आती है कि राहुल गांधी जिस यात्रा को लेकर निकले हैं जी, मध्य प्रदेश के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ 29 सीटें हैं, जिसमें जी। एक सीट से वर्तमान में कांग्रेस के पास है। जी, इस यात्रा से आपको क्या लग रहा है, कितनी संभावना है कि सीट्स बढ़ जाएंगी? मैं फिर दृढ़ता से कह रहा हूं कि यदि इस देश में शाह और तानाशाह की ईवीएम का दुरुपयोग नहीं हो तो कांग्रेस पार्टी और सारा हमारा इंडिया गठबंधन भाजपा को 1942 वाली हैसियत पे लाकर खड़ा कर देगा, जब इनके सिर्फ 2 सांसद थे। आप बताइए, ये कोई ज्योतिष है क्या? प्रधानमंत्री से लेकर इनका टटपूंजा कार्यकर्ता कह रहा है 400 प्लस। आप कौन हो? लोकतंत्र के आपके जॉकेट में रखा हुआ है जो आप कह रहे हो 400? आप तो 530 कह दो कि 530 पर ये उनकी एक्सपेक्टेशन है। नहीं, एक्सेप्टेशन कैसे क्या है? जो मेरे को समझाइए आप। ये गणितज्ञ हैं कि वास्को डी गामा हैं या बड़े ज्योतिष हैं? ये हैं क्या? इनके हौसले हैं जो बुलंद है, इस समय बुलंद हौसला, इनका हौसला है सिर्फ ईवीएम माता। उसकी ताकत से ही राजनीतिक मुंहजोरी कर रहे हैं और लोकतंत्र को लूट रहे हैं। और यदि ये विश्वगुरु हैं, इन्होंने पूरे देश में सोने की सड़कें बनवा दी है, मैं इनको शुभकामना देता हूं, तो फिर ये मंदिर, मस्जिद, लाडली बहन, दुश्मन बहन, ये बताने की जरूरत क्या है? ये तो मैं समझता हूँ कि क्यों हिजाब ला वाली बात क्यों है। हिजाब ला रहे हैं? क्यों गंगा जमुना की बात कर रहे हैं? क्यों बात कर रहे हैं मंदिर, मस्जिद, कब्रिस्तान की? अस्पताल बनवाइए, स्कूल कॉलेज बनवाइए, ये सच्चे मंदिर और मस्जिद हैं। नहीं, उनको जिसमें जीत दिख रही है, जिससे लगता है कि यहाँ से जीत बस निकल वही सकती है। मेरी बात आपने कह दी कि हम जीत के लिए किसी भी निम्न स्तर तक जा सकते हैं। तो वर्तमान राजनीतिक, वही मैं बता रहा हूँ, उसी दौर से गुजर रही है कि एक ये जीत के लिए वो सब कुछ। ये राजनीतिक पाप अधिक दिनों तक नहीं चलेगा। पाप और पापी के पास ताकत बहुत होती है और उसकी जिंदगी बहुत कम होती है। और जब पाप और अन्याय, दीपक हमारा एक प्रकृति उदाहरण देती है कि जब दीपक बुझने वाला होता है तो उसकी लौ बहुत तेज होती है और तब से बैठ जाता है। तो ये राजनीतिक अपराधियों के दीपक की लौ है जो अभी बहुत जल्दी प्रकाशमान हो रही है। ये कैसे अंधेरे में डूबेगी वो सिर्फ ईश्वर तय करेगा। तो अब ये सीट्स का मैं जानना चाह रहा था कि कितनी एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? मैं भी कह रहा हूँ आपसे, मैं कोई ज्योतिष नहीं हूँ। फिर भी एक यदि मैं उस यात्रा से जोड़ना चाह रहा हूँ, यात्रा उस यात्रा के बाद यहाँ आपसे पहले स्पष्ट कर चुका हूँ निवेदन कि इस यात्रा को मुझ जैसा कांग्रेस का कार्यकर्ता चुनाव के दृष्टिकोण से देख ही नहीं रहा है। भारत जोड़ना और न्याय की गुहार करना ये सामाजिक पुण्य का काम है। ये हमारी इस लोकतंत्र के मंदिर को आबाद रखने की आरती है, हमारी इबादत है। और इबादत सार्थक तभी होगी जब हमारी लोकतंत्र की इमारत मजबूत हो। तो अगर मैं कुछ इस तरह से कहूं कि राहुल गांधी के आने से यहाँ कार्यकर्ताओं में उत्साह आएगा, तो उस उत्साह से वो जब आम जनता के बीच जाएगा चुनाव के दौरान, राहुल तो जी उससे हम की सीट में किस तरह से कन्वर्ट? राहुल जी की यह यात्रा कांग्रेस में ऊर्जा प्रदान करेगी वर्कर को, क्योंकि कोई भी राजनीतिक दल का भविष्य वर्कर की मुट्ठियों में है। बिल्कुल। नेता तो आप किसी भी पार्टी के देख रहे हैं कि जब कमलनाथ जी की सरकार बनने की उम्मीद थी तो वहां के सारे पंगत हमारे वहां बैठ गई थी। बिल्कुल। हमारी सरकार नहीं बनी तो सब वहां बैठ रहे हैं। तो नेता नहीं, वर्कर जिंदा रखता है। 77 में भी मैं पार्टी का वर्कर था। जो हमारे वर्करों ने लड़ाई लड़ी थी, 2.5 साल में इंदिरा गांधी जी वापस सरकार में आ गई थी। सरकार में आना हमारा उद्देश्य नहीं है। हर राजनीतिक व्यक्ति का उद्देश्य होना चाहिए कि मेरे किसी भी कथन से, मेरे किसी भी कर्म से देश का प्रजातंत्र, लोकतंत्र मजबूत रहे और निसहाय असहाय लोगों के साथ न्याय हो, तभी हमारी जिंदगी सार्थक है।
या मैं कहूँ कि अभी कांग्रेस में इतना आत्मविश्वास नहीं है कि वो कह सके कि हम सत्ता में आने वाले हैं? क्योंकि अभी रिसेंटली जो विधानसभा चुनाव हुए उसमें कांग्रेस को कोई अभी बहुत बहुत ज्यादा अच्छा। देखिए, अभी आत्मविश्वास दो तरह के चल रहे हैं। हम्म, एक, ईवीएम के माध्यम से मेरी कोई जोर नहीं है, एक अकेला सब पर भारी, ये अहंकार है। हम्म, और सड़कों पर घूमकर जनता से न्याय की गुहार करना, ये पुण्य है। जीतेगा पुण्य, मैं फिर कह रहा हूं आपसे। तो क्या माना जाए कि नए इस यात्रा के बाद हम किस तरह से देख सकते हैं कांग्रेस को एक सीट के बाद? जीतू पटवारी अभी जैसे कह के गए हैं 15 सीट, जी आपको क्या लगता है? भाई, यदि मेरे अध्यक्ष ने 15 सीट बताई तो मैं कहूंगा 18। जब 15 सीट को लेकर उनका आत्मविश्वास है तो मैं तो वर्कर हूं, मैं कहूंगा 18 लाएंगे भाई, और 3 सीटों के लिए मेहनत करेंगे। जो मौजूदा नंबर विधानसभा चुनाव के बाद हमारे पास उपलब्ध हैं, उसमें 11 सीट कांग्रेस मजबूत स्थिति में है। और ये मैं फिर कह रहा हूं आपसे कि उन्हीं 11 सीटों पर ये फिर ईवीएम का उपयोग करेंगे। सरकार कांग्रेस की बन रही थी, आप भी हर लेमेन से मिलते हैं, चाहे वो ठेले वाला भाई हो, बिल्कुल। पान वाला भाई हो, अधिकारी हो, कर्मचारी हो, इनके पाप से जूझ रहा था। उसने कहा था कि सरकार कांग्रेस की बन रही है। इन्होंने अपने मैनेजरों से उन सीटों का पता लगाया। मैं तो दृढ़ता से कहूंगा कि ईवीएम मशीन के माध्यम से एक एक मशीन पर इन्होंने 100 वोट का टारगेट रखा था। नहीं, तो अगर ईवीएम में इतनी गड़बड़ है तो ईवीएम के खिलाफ फिर मुहिम चलाई जानी चाहिए थी, ना कि ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा। ये इसकी वजह अगर ईवीएम के, आप तो मुझे मैं ये समझता हूँ कि बताइए, मैं आपसे कांग्रेस बड़ी कांग्रेस मैं अपने आपसे उद्देश्य में बड़ी सफल हो पाती। मैं आपसे बड़ी क्षमा के साथ कह रहा हूं, जब आरएसएस ने अन्ना हजारे जी का दुरुपयोग कर, उनके नाम के टाइटल का दुरुपयोग कर मनमोहन सिंह जी की सरकार में हमारे खिलाफ मुहिम चला दी थी, जी और रणछोड़ दास सलवार सूट में भागे थे, बिल्कुल। रामदेव, हम्म, नाम सही बोलूंगा, पीछे से बिल्कुल वार नहीं बिल्कुल। करता हूं। आज रामदेव की आवाज बंद, हम्म, अन्ना हजारे जी तो मुझे लग रहा है अमेरिका में बस गए हैं, कहीं दिखी बाहर नहीं रही कहाँ है, उनको अब भ्रष्टाचार नहीं दिख रहा है। तब पूरे देश का मीडिया उस अन्ना हजारे के आंदोलन में यह साबित कर रहा है कि कांग्रेस पैदा मां के गर्भ से ही भ्रष्ट पैदा हुई है। ईवीएम को लेकर देश के दिग्गज वकीलों ने जंतर मंतर पर उस आंदोलन से ज्यादा जनता को जोड़ा है। किसी मीडिया ने 5 लाइन उनके पक्ष में नहीं लिखी, हमने सोशल मीडिया पर ही देखा है। तो जब ये दमन चल रहा है कि ईवीएम, मैं तो दिग्विजय सिंह जी को कांग्रेस पार्टी की ओर से सैल्यूट करूंगा कि वो आदमी अकेला, जो पहले बोला था कि ईवीएम के माध्यम से लूट हो रही लोकतंत्र की, और आज भी वो व्यक्ति कायम है। तो आपको लगता है कि मीडिया के ही कारण या मीडिया का बहुत बड़ा योगदान है इनको जिताने में, एनडीए को? मैं या और बीजेपी सच को? कह दूं, बिल्कुल बोल दीजिए। जब 110 मीडिया घराने और चैनल सिर्फ 2 परिवारों ने खरीदे होंगे तो वहां का लोकतंत्र जिंदा रहेगा। मैं और आपसे क्षमा चाहता हूं, और यदि किसी मीडिया मालिक को दर्द हो तो मैं कह रहा हूं, आज मीडिया किसके हाथ में है? इंडस्ट्रियलिस्ट, बिल्डर, लैंड माफिया, आप बता दीजिए, या सरकार की मेहरबानी से धंधा चलाने वाले लोगों के हाथ में मीडिया है? मैंने उन मीडिया मालिकों को भी देखा है जिन्होंने देश के लिए अखबार का शुभारंभ किया था, अब अपनी प्रॉपर्टी बचाने के लिए सबसे बढ़िया धंधा है। मैं बहुत अफसोस और दुखते हुए दिल के साथ कह तो रहा हूं। आपका कहने का मतलब है जो मीडिया घराने हैं जी। उनको हाल फिलहाल कांग्रेस की तरफ से कोई राहत मिलती नहीं दिख रही है, उनको नहीं लगता कि कांग्रेस उनके लिए कुछ कर सकती है, इसलिए शायद वो जो सत्ता में है ये लोग जितने भी पनपे हैं, क्या 2014 के बाद ही पनपे हैं? पर समाज में बहुत लोग होते हैं जो एहसान फरामोश होते हैं। जी बिल्कुल। तो जिन लोगों को आपने खड़ा किया, जिन लोगों बिल्कुल को रहा कि वो आज आपके साथ ना होकर, अर्जुन सिंह जी जैसे शख्स ने 5-5 रुपए स्क्वायर फीट, 50-50 हजार स्क्वायर फीट की मीडिया घरानों को जमीनें दी थी, जी जो आज अरबों रुपयों की हो चुकी हैं। 50,000 स्क्वायर फीट जमीन आज कॉम्प्लेक्स बना के वो लोग पे किराया उगा रहे हैं। हर चीज को अलग अलग पार्ट में करके उन अलग अलग फ्लोर से किराया ले रहे हैं। ये तो कांग्रेस और अर्जुन सिंह जी ने दिया था, और सबसे ज्यादा जहर हमारे खिलाफ उगल रहे हैं। वक्त है, वक्त फिर पलटी खाएगा, मगर ऐसे लोगों का विरोध फिर मैं करूंगा, क्योंकि मुझे किसी भी उद्योगपति से चंदा नहीं चाहिए, मुझे चुनाव ही नहीं लड़ना है। और आज तक के मेरे राजनीतिक जीवन में पूरे हिंदुस्तान में यदि कोई आपको मिल जाएगी के मिश्रा ने 500 रुपये मेरे से चंदा लिया है, तो बची हुई जिंदगी उसके जूते पे पॉलिश करूंगा मैं।
अब चलते चलते एक आखिरी प्रश्न आपसे मैं करना चाहूँगा। जी। इंडिया गठबंधन जो है जी। उसका भविष्य आप क्या देखते हैं? क्योंकि वर्तमान में तो जैसे तैसे अभी कुछ गुट जुड़ गए हैं। यूपी में हो गया पैक्ट, ममता दीदी ने मना कर दिया, अरविंद केजरीवाल भी कुछ सीट्स के लिए राजी हो गए हैं। आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में कोई बड़ा कुछ करता दिखेगा देखिए, इंडिया क्षेत्र गठबंधन? क्षेत्र भौगोलिक स्थिति, राजनीतिक भौगोलिक स्थिति, अपनी व्यक्तिगत फाइलें, उन्हें लेकर कुछ नेता इधर उधर हो जाते हैं। जो देश का भला चाहता है वो इन फासीवादी ताकतों के खिलाफ ही रहेगा और उनको संघर्ष करना चाहिए। नहीं तो उनके दलों को भी जो आज हम पर प्रहार कर रहे हैं वो प्रहार वो कोई बच जाएंगे क्या? नहीं तो जिस उद्देश्य को लेकर इसका गठन हुआ था हाँ। इंडी गठबंधन का, वो पूरा होता शायद नहीं दिख देखिए, रहा। हर उद्देश्य किसी भी व्यक्ति के जीवन में पूरा नहीं होता है। 60% होते हैं, 70% होते हैं, फिर वो लक्ष्य को 100% प्राप्त करता है। हम 60-70% आज भी सफल हैं उस इंडिया अलायंस को लेकर। तो ये मान लिया जाए कि 2024 में जो एक्सपेक्टेशन थी इंडी गठबंधन की, जी। वो शायद अभी हाल फिलहाल तो पूरी होती नहीं दिख रही है। नहीं, हम गठबंधन से ही अपनी ताकत बढ़ाएंगे, ताकत बढ़ेगी हमारी। भाई, यदि हमारे रणनीतिकारों ने यदि गठबंधन किया है इस विचारधारा के खिलाफ तो सोच समझ कर किया होगा। कुछ त्याग मुझे करना पड़ेगा, कुछ त्याग आपको करना पड़ेगा, कुछ त्याग बिल्कुल। अन्य को करना पड़ेगा। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आपका इंडी गठबंधन और कांग्रेस जो है वो अपने उद्देश्य में पूरे रूप से Thank you. सफल हो। हमसे बातचीत करने के लिए Sir. बहुत बहुत धन्यवाद आपका। खास मुलाकात में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार। थैंक यू।